हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल मंत्रा में। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम देखते हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। तो हमारे पाचन कार्य में कौन कौन से अंग प्रमुख हैं? यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय और इंसुलिन। तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यह हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत का वजन लगभग कितने किलोग्राम होता है? तो यकृत का वजन कितने किलोग्राम होता है? तो यह 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है यकृत का वजन? तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कभी कभी पेपर में 2 किलोग्राम दिया होता है या 1.5 किलोग्राम दिया होता है। तो 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम यकृत का वजन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यकृत किसमें परिवर्तित कर देता है? तो प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जो उत्पन्न विषैला अमोनिया होता है उसको यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो हमारा पित्त है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पित्त। हम लोगों ने पता किया पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यह जो होता है यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है जिससे पित्त स्रावित हो जाता है। ठीक है, यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? विटामिन ए संचित होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि विटामिन ए किस में संचित होता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत के द्वारा कौन सी कणिकाओं को नष्ट किया जाता है? तो यकृत के द्वारा कौन सी कणिकाओं को नष्ट किया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट किया जाता है। किन्हें नष्ट किया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो जो हमारी मृत लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पेपर में बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। यह भी हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपैरिन का हमारे शरीर में क्या काम होता है? तो यह हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, तो रक्त को जमने से कौन प्रोटीन रोकता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत रक्त में किसकी मात्रा को नियमित बनाए रखता है? तो जो यकृत है वो हमारे शरीर में किसकी मात्रा को नियमित बनाए रखता है? तो यह ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए यकृत जो है रक्त में किसकी मात्रा को नियमित बनाए रखता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है का उत्पादन यकृत में होता है? तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसका उत्पादन यकृत में होता है? तो फाइब्रिनोजेन होता है। कौन? फाइब्रिनोजेन होता है। और एक कौन है? हिपैरिन। तो हिपैरिन जो होता है वो रक्त के थक्के को जमने से रोकता है, और जो फाइब्रिनोजेन है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ये दोनों हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत से निकलने वाला पित्त कहाँ जमा होता है? तो यकृत से निकलने वाला जो पित्त होता है वो हमारा पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। जो पित्ताशय है वो उसका आकार कैसा होता है? तो नाशपाती होता है उसके आकार की एक थैली जैसा होता है। ठीक है, तो पित्ताशय कहाँ जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। और यह स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 पीएच मान पित्त का होता है। ठीक है, और पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%। पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाए पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। और पीएच मान कितना होता है पित्त का? 7.7 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पित्त कैसा होता है? तो पित्त कैसा होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाए पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय द्रव होता है। कौन से कलर का होता है? तो पीले हरे रंग का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहर के द्वारा हुई मृत्यु की जांच किस अंग के द्वारा होती है? तो जहर के द्वारा जब कोई जहर खाता है या किसी को जहर दिया जाता है तो उसकी मृत्यु की जांच किस अंग के द्वारा होती है? यकृत के द्वारा होती है। यकृत के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसने जहर खाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट कर देता है? तो पित्त नष्ट कर देता है। कौन नष्ट करता है? पित्त जो है वो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे पित्त के और कार्य के बारे में। तो जो पित्त होता है या भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। ठीक है, और जो पित्त होता है वो वसाओं का इमल्सीकरण भी करता है। ठीक है, चलिए और हम बात कर लेंगे कि पित्त का एक और कार्य होता है, यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। यह भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाए आपसे पेपर में, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय के एक भाग लेकर इसकी दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा क्या स्रावित होता है? तो जो अग्नाशय है उसके एक भाग को लेकर इसकी दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा क्या स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पूछा जाए इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। आपसे पेपर में खाली बेंटिंग दिया जाता है तो बेंटिंग ही होगा। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो मानव शरीर में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है?
मधुमेह कहलाता है या फिर डायबिटीज़ कहलाता है। ठीक है, हम लोग ग्लूकोज के फार्मूला भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है या फिर डायबिटीज़ रोग हो जाता है। या भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, तो मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। जो हाइपोग्लाइसीमिया रोग है इसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। जो जनन क्षमता होती है और जो दृष्टि ज्ञान होता है वो हमारा कम होने लगता है, जिस रोग को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कौन कर देता है। तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? तो ग्लूकॉन करता है। कौन करता है? ग्लूकॉन जो होता है वो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए ये हमारे टॉप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो हमारे पाचन कार्य जो होते हैं उसमें जो प्रमुख अंग हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, और यह क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोगों ने यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय तथा इंसुलिन की बात की, और यह यकृत से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर से बनते हैं। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, या फिर इंसुलिन किसकी कमी से होता है, और पित्ताशय कहाँ जमा होता है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास।